हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस क्लास में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 3 के लिए मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट करने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको पेपर नंबर 3 के लिए 4 क्लासेस प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप इस क्लास के बाद उसको जरूर देख लीजिएगा। साथ में मेरे भाई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी को फायदा मिल सके। हर क्लासेस की तरह आज के इस क्लास में मैं आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा और इसके साथ साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स नोट कराने वाला हूं। और फैक्ट्स कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है मैं आपको आगे बताऊंगा। और साथ में मेरे भाई क्या है, तो एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना। क्लासेस लंबी जरूर होगी लेकिन आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस है और पूरी क्लास को आपको ध्यान से देखना है। चलिए बारी बारी से क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चंस देखते हैं। कॉपी पेन लेकर आप तैयार हो जाइए। क्वेश्चंस देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो सिंपली आपको याद रखना है गुलाम वंश, ठीक है। और गुलाम वंश की स्थापना जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। लेकिन यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यदि आपसे मैं पूछ लूं कि गुलाम वंश की स्थापना जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया, यह कब किया गया, तो 1206 ईस्वी में। याद रखेंगे डेट, क्या याद रखेंगे, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह गुलाम वंश की स्थापना के दौरान अपनी राजधानी कहां बनाता है, तो लाहौर में अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। क्या याद रखना है, लाहौर में अपनी राजधानी बनाता है। इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं, और यह क्वेश्चंस आपको फंसाने के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वह कौन है मेरे भाई, तो इल्तुतमिश है। कौन है, इल्तुतमिश। ये चीजें याद रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुलाम वंश का जो है पहला शासक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बड़ी आराम से कहोगे कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन अंतिम शासक की बात कर ले, क्या पूछ लिया जाए आपसे, अंतिम शासक की अगर बात कर लिया जाए कि गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो आपको याद रखना है मोहम्मद कैकाबाद। क्या याद रखना है, मोहम्मद कैकाबाद, जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अब आगे बात करते हैं, यहां से कुछ क्वेश्चंस और बन जाते हैं। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि सल्तनत काल का जो प्रथम राजा था, ठीक है, सल्तनत काल के बारे में पूछ लूं, तो सल्तनत काल का जो पहला राजा था मेरे भाई, फर्स्ट नंबर का राजा, वो आपको याद रखना है कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि सल्तनत काल का पहला राजा था। और यदि मैं बात करूं अंतिम राजा के बारे में, तो अंतिम राजा आपको याद रखना है इब्राहिम लोदी था। कौन था, लोदी वंश का इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी राजा था, ठीक है। और इसी लोदी वंश के क्या कहते हैं, इब्राहिम लोदी के बाद जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या होता है, तो इब्राहिम लोदी को बाबर के द्वारा परास्त कर दिया जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। आगे इतना सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सारे को जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो है 2022 में 10 के 10 ऑब्जेक्टिव 2022 में पूछा गया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे मैंने जो आपको पिछली क्लासेस में फैक्ट कराया है, क्या वहां से क्वेश्चंस टैली करते हैं, कैसे टैली करता है, चलिए आगे बताएंगे। आप फटाफट से चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चंस कहता है कि युद्ध की विजय से संबंधित कर कौन था। अब इसके संबंध में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं ये चारों करों के बारे में कि कौन सा कर जो है या किस पे लागू होता है। वैसे अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहां पर भी बता देता हूं आपको। देखिए सबसे पहला तो यह जान लीजिए कि युद्ध के विजय से संबंधित जो कर है मेरे भाई, वह कौन सा कर है, तो युद्ध के विजय से संबंधित कर खम्स कर है, ठीक है। ये चारों के चारों कर हैं। और देखिए कर यानी कि टैक्स, जैसे कि अगर बात कर लूं जजिया कर, जजिया कर किससे संबंधित है, तो यह धर्म से संबंधित कर है। किससे संबंधित, तो आपसे पूछा जा सकता है कि धर्म से संबंधित कर जो है या निम्नलिखित में कौन सा है, तो आपको क्या याद करना है, जजिया कर, जो कि धर्म से संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए खराज या खिराज कर, क्या पूछ लिया जाए, खराज या खिराज कर, तो आपको याद रखना है यह भूमि से संबंधित कर है, भूमि के राजस्व से संबंधित कर है। और इसके बाद देखिए आगे अगर पूछ लिया जाए जकात कर जो है यह किससे संबंधित है, तो मेरे भाई याद रखना संपत्ति से संबंधित कर जो है यह कौन सा कर है, तो जकात से संबंधित कर है। और यह जो कर है यह किसके द्वारा लगाया गया, तो भारत में जो है यह कर क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लगाया गया था। यह चीजें आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, देखिए जजिया कर काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और आपको ध्यान रखना है जजिया कर के बारे में। देखिए इसकी कहानी मैं आपको
बताता हूं और ध्यान से सुनिएगा, आपको याद ही हो जाएगा। मेरे भाई जजिया कर जो है यह भारत में सबसे पहली बार किसके द्वारा लगाया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन क्या होता है समझिएगा, 16वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में क्या होता है, मुगल साम्राज्य का एक शासक होता है जिसका नाम होता है अकबर। क्या नाम होता है? अकबर। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस मुगल सम्राट के द्वारा जो है जजिया कर को हटाया गया था, तो 16वीं शताब्दी में जो है अकबर के द्वारा क्या किया गया, जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्या कहते हैं, मुगल साम्राज्य का ही एक और शासक जिसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था मेरे भाई? औरंगजेब। इन्होंने क्या किया, तो औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लगा दिया। अब आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जजिया कर को पुनः किसके द्वारा लगाया गया? तो मेरे भाई जजिया कर को जो पुनः लगाया गया था यह औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। और यह कब लगाया गया था? तो 17वीं शताब्दी में लगाया गया था। चलिए आप हमको कमेंट करके बताना कि औरंगजेब के द्वारा जो है जजिया कर पुनः जो लगाया गया उसकी डेट क्या थी, ईस्वी क्या था, वो बता दीजिए। मैंने आपको शताब्दी बता दिया है, आपको ईस्वी कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस देखिएगा, तीसरा क्वेश्चंस आपका क्या कहता है? तो क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज, ठीक है, यह त्योहार बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है, आपको याद रखना है। नवरोज त्योहार जो है यह भारत में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो सिंपली आपको याद रखना है, नवरोज त्योहार जो है यह भारत में बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगर मैं पूछ लूं ये जो नवरोज त्योहार है यह त्योहार किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है प्रकृति के प्रेम से संबंधित है। किसके प्रेम से? प्रकृति प्रेम से संबंधित आपका जो है नवरोज त्योहार हो जाता है। यदि मैं आगे बात करूं कि यह जो त्योहार है मेरे भाई, यह त्योहार किसका नया साल है, तो आपको याद रखना है यह पारसियों का नया साल है। किसका नया साल है? पारसियों का नया साल माना जाता है नवरोज के त्योहार का। और यह त्योहार जो है हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो 1 फरवरी के दिन मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 1 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और यदि मैं बात कर लूं ईरान की, कहां की बात कर लूं, यदि मैं ईरान की बात कर लूं तो आपको याद रखना है कि ईरान का सबसे प्रसिद्ध त्योहार यदि माना जाता है तो वह किस त्योहार को माना जाता है? नवरोज त्योहार को माना जाता है। किस त्योहार को? ईरान का सबसे प्रसिद्ध त्योहार नवरोज त्योहार को माना जाता है। और देखिए यह प्रत्येक वर्ष जो है 1 फरवरी को मनाया जाता है। पारसियों का क्या है, तो मेरे भाई नया साल है। ठीक है, जैसे कि आप लोग 1 जनवरी को नया साल मनाते हो, उसी प्रकार पारसी जो है या ईरानी जो है यह अपना नया साल कब मनाते हैं, तो 1 फरवरी के दिन मनाते हैं। और इस दिन कौन सा त्योहार मनता है, तो नवरोज का त्योहार मनता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यदि नवरोज का आपसे पूछ लिया जाए नवरोज का अर्थ क्या होता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नवरोज का अर्थ ही होता है नया दिन। क्या होता है? नवरोज का शाब्दिक अर्थ होता है नया दिन। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। देखिए यहां पर 2 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो आपका आ गया कि प्रथम महिला शासिका, तो आपको याद रखना है क्या कहते हैं, रजिया सुल्तान। ठीक है, और यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता रहता है कि अंतिम महिला शासिका कौन थी, तब भी आपको क्या करना है, रजिया सुल्तान। अगर मैं बात करूं रजिया सुल्तान के शासनकाल के बारे में कि इन्होंने कब से कब तक शासन करा, तो 1236 से लेकर 1240 तक जो है इसका शासनकाल है। इसके बाद यदि मैं बात करूं, ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिएगा महिला शासिका जो थी मध्यकालीन भारत की, वह भी रजिया सुल्तान ही थी। शासनकाल क्या था, तो 1236 से लेकर 1240 तक। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए यहां पर जो है क्वेश्चन क्या कहता है कि सेना में किसने दाग एवं चेहरा की नीति को लागू किया। ये दोनों का जो देखो, दाग और चेहरा ये 2 शब्द है और दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। मैं अभी आपको क्लियर करके बताऊंगा। सबसे पहले तो ये नीति लागू किसके द्वारा किया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था यह कब से कब तक था, तो आपको याद रखना है 1296 से लेकर 1316 तक जो है यह किसका शासनकाल है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है। अब बात कर लेते हैं दाग की। ठीक है, तो दाग का क्या अर्थ है, दाग का मतलब यह कि घोड़े की दाग। ठीक है, घोड़े को दागना, किसको दागना, घोड़े को दागना, या फिर घोड़े की ब्रांडिंग कह सकते हो। क्या कह सकते हो, घोड़े को दागना या फिर घोड़े की ब्रांडिंग कह सकते हो। और इसके बाद एक था चेहरा। ठीक है, चेहरा का यहां पर क्या अर्थ है, तो चेहरा से यहां पर तात्पर्य यह है कि यहां पर जो है सैनिकों का जो है सैनिकों का गठन किया गया। तो सैनिकों का गठन वर्णों के आधार पर, किसके आधार पर, सैनिकों को वर्णों के आधार पर उसकी सूची तैयार करी गई, उसे गठित किया गया। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखना है, दाग का क्या अर्थ है यहां पर और चेहरा का क्या अर्थ है। या जो दाग और चेहरा की नीति है किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो सिंपली 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का नाम बताइए जिसने 4 नए शहर, फिरोजाबाद, याद रखिएगा ये चारों शहर का नाम, आपसे अलग
अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिरोजाबाद शहर की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया। चाहे पूछा जा सकता है फतेहाबाद जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, या फिर जौनपुर का स्थापना किसके द्वारा किया गया, या फिर हिसार का स्थापना जो है ये किसके द्वारा। ये चार शहर जो है या चारों के चारों शहर एक ही शासक के द्वारा स्थापित किया गया था। वह कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जिसके द्वारा ये चारों शहर की स्थापना करी गई। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन मेरे भाई कहता है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की इतिहासकारों ने विपरीत गुणों के मिश्रण के रूप में वर्णन किया है। स्टार लगाइए, क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक है। और देखो यहां पर सिंपली आपको याद रखना है कि विपरीत गुणों के मिश्रण, बस एक छोटा सा ये शब्द याद रखोगे और इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके सामने मोहम्मद बिन तुगलक आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक के 3 ऐसी योजनाएं जिसके बारे में आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला आपको याद रखना है कि दाऊद में राजस्व वृद्धि, क्या याद रखना है? दाऊद में नोट करिएगा, दाऊद में राजस्व वृद्धि योजना जो है यह कब लागू की जाती है? तो 1325 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1325 ईस्वी में यह योजना लागू की जाती है। किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट योजना यहां पर पूछ लिया जाता है आपसे कि राजधानी परिवर्तन, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है राजधानी परिवर्तन की योजना कब लाई गई? तो आपको याद रखना है राजधानी परिवर्तन की जो योजना है मेरे भाई यह 1326 से लेकर 1327 के बीच में यह योजना किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाया गया था। अब देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट और नोट कर लीजिएगा, वह क्या है? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। आपसे पूछा जा सकता है कि किस शासक के द्वारा जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया? तो मेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रचलन किया जाता है। और कब किया जाता है? तो आपको याद रखना है 1330 से लेकर, सॉरी क्या कहते हैं, 1329 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1329 ईस्वी में यह किया जाता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। एक और क्वेश्चन यहां पर नोट कर लीजिएगा आप लोग, वह क्वेश्चन क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि कराचिल अभियान, ठीक है, क्या याद रखना है? कराचिल अभियान जो है यह किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो कराचिल अभियान जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया जाता है। कब शुरू किया जाता है? तो 1330 से लेकर 1331 ईस्वी के बीच में, ठीक है। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। देखो ये क्वेश्चंस के संबंध में मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी कराया था। यात्री इब्न बतूता, ये छोटा सा शब्द याद रखना, इब्न बतूता, और ये कहां से आया था? तो भारत में जो ये आया इब्न बतूता, यह मोरक्को से आया था और मोरक्को का यह यात्री था, ठीक है। भारत में आया। इस समय भारत में किसका शासनकाल था? चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिस समय भारत में इब्न बतूता आता है उस समय भारत में किसका शासन था? तो आपको सिंपली याद रखना है कि इस समय भारत का जो शासक था वह मोहम्मद बिन तुगलक था। क्या याद रखेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक जो कि भारत का शासक था। आगे देखेंगे यहां पर आगे भी क्वेश्चंस बन जाता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इब्न बतूता जो है यह भारत में कब आता है? तो इब्न बतूता जो है मेरे भाई भारत में 1333 ईस्वी में आता है। कितने ईस्वी में? 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आता है। इसके बाद यदि आपसे मैं पूछ लूं कि इब्न बतूता जो है यह भारत में कितने सालों तक रहता है? तो मेरे भाई 15 सालों तक। कितने सालों तक? 15 वर्षों तक यह भारत में रहता है। आगे क्वेश्चंस क्या बन जाता है, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि इब्न बतूता के द्वारा जो है भारत की सबसे बड़ा शहर किसको बताया गया था? तो सबसे बड़ा शहर जो है यह दिल्ली को बताया गया इब्न बतूता के द्वारा, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि देखिए यहां पर क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जा सकता है कि केरल के किस बंदरगाह पर, नोट करिएगा, ठीक है, केरल के किस बंदरगाह पर जो है इब्न बतूता के द्वारा दौरा किया गया? तो आपको याद रखना है केरल का एक बंदरगाह है, वह कौन सा है? कोल्लम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोल्लम बंदरगाह, जिसका दौरा किसके द्वारा? तो इब्न बतूता के द्वारा किया गया था। ये सारे फैक्ट आपको नोट कर लेने हैं लाइन बाय लाइन। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका बन जाता है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो सिंपली यहां पर आगरा शहर का जो स्थापना किया गया यह सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब किया गया तो सिंपली याद रखेंगे 1504 ईस्वी में जो है आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया जाता है। और सिकंदर लोदी के द्वारा ही आगरा को क्या बनाया जाता है? तो अपनी राजधानी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किस शासक के द्वारा आगरा को अपनी राजधानी बनाई गई? तो सिकंदर लोदी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, 10वां ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो क्वेश्चंस कहता है कि कौन सा कवि है जिसको भारत के तोता के नाम से जाना जाता था? तो भारत के तोता के नाम से जो जाना जाता था यह किसको? तो अमीर खुसरो को। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसको जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को भारत के तोता के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट नोट करेंगे। देखिए क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाए कि अमीर खुसरो जो है यह किसके दरबारी कवि थे? तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के। किसके याद रखना है? अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे? तो यह दरबारी कवि
थे। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे यहां से क्वेश्चंस बन जाता है कि अमीर खुसरो जो थे यह किस काल के कवि थे, तो आपको याद रखना है आदि काल के। किस काल के? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहां बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं, ऑप्शंस में दे दिया जाता रहता है आदि काल, रीति काल, तो इस समय बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। तो आपको याद रखना अमीर खुसरो किस काल के कवि थे, तो आदि काल के कवि थे। आगे देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करना, अगर पूछ लिया जाए कि कव्वाली, कव्वाली तो जानते हो, कव्वाली का जनक किसको कहा जाता है, तो कव्वाली का जनक भी जो है मेरे भाई अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। इसके बाद यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अमीर खुसरो को जो है अमीर शीर्षक किसके द्वारा दिया गया, तो अमीर शीर्षक जो है यह किसके द्वारा दिया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अमीर खुसरो को अमीर का शीर्षक दिया जाता है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर रखेंगे अमीर खुसरो से संबंधित। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तुगलकनामा की रचना किसके द्वारा किया गया, तो तुगलकनामा जो है यह अमीर खुसरो के द्वारा रचना की जाती है। आगे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे कि तारीख ए फिरोज शाही, नोट करिएगा, ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो मेरे भाई तारीख ए फिरोज शाही भी अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखा गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करके जरूर इसको याद कर लीजिएगा। आगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है आज के इस क्लास में जो मैं आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कराने वाला हूं। देखिएगा क्वेश्चंस क्या कहता है, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा और एक ही क्वेश्चंस को आपसे कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं मैं यहां पर क्लियर करूंगा। देखिए ये क्वेश्चंस बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र एवं उपलब्धियों की समीक्षा करें, या इसी क्वेश्चंस को अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के नवीन सुधारों एवं उसकी क्या कहते हैं सफलताओं का परीक्षण दीजिए, या अलग तरीके से और क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत का सबसे विवादास्पद शासक था, इसकी व्याख्या करिए। अभी नहीं, बस आगे देखते जाओ, इसी क्वेश्चंस को कितने तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ भी पूछ दे, आपको आंसर जो मैं यहां पर कराने वाला हूं वही आंसर होगा, आपको वही लिखना है। क्वेश्चंस मोहम्मद बिन तुगलक और उसकी नीतियों पर क्या करिए, तो एक निबंध लिखिए। इसके बाद फिर पूछा जा सकता है मोहम्मद बिन तुगलक की आंतरिक सुधार योजनाओं का विश्लेषण कीजिए तथा उसकी असफलताओं के कारणों की व्याख्या करें। इसके बाद फिर पूछा जा सकता है मोहम्मद बिन तुगलक के विभिन्न प्रयोगों एवं सुधारों का वर्णन कीजिए। अभी नहीं, बस आगे देखो यार कितने तरीके से क्वेश्चंस, ये दो और तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक अव्यवहारिक, ठीक है, अव्यवहारिक आदर्शवादी था। इस कथन के संदर्भ में अपनी विभिन्न क्या कहते हैं उसकी विभिन्न योजनाओं का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद पूछा जा सकता है मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। इतने तरीके से एक ही क्वेश्चंस को पूछा जाता है आपसे, और आपको घबराना नहीं है, किसी भी टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चंस आए तो आपको आंसर बस मैं यहां पर जो करा रहा हूं इसको नोट कर लीजिए आप, और इसी तरीके से क्वेश्चंस को आपको पेपर में करके आना है। सबसे पहला चीज है यहां पर, तो आप मोहम्मद बिन तुगलक का चारित्रिक परिचय दीजिए कि उसका व्यक्तिगत परिचय जो है, उसका चारित्रिक परिचय क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक जो है यह 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है। किसका सुल्तान बनता है, कहां का, तो दिल्ली का सुल्तान 1325 ईस्वी में बनता है। उसका वास्तविक नाम क्या था, तो उसका वास्तविक नाम क्या कहते हैं उलुग खां और जूना खां था। ये दो चीजें याद रखेंगे, उलुग खां और जूना खां किसका वास्तविक नाम था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का। वह शासक क्या कहते हैं शासन संबंधी नवीनतम योजनाएं बनाने में निपुण था, किंतु उन योजनाओं को व्यवहारिक रूप प्रदान करने की क्षमता का उसमें अभाव था। यानी कि कोई भी योजनाएं ये क्या करते थे, बनाते तो थे, जैसे कि इन्होंने क्या कहते हैं शासन को समृद्ध तरीके से चलाने के लिए उन्होंने एक नवीन प्रकार की योजनाएं बनाई, बट क्या होता था कि उसको वो सही रूप से लागू नहीं कर पाते थे, सही रूप से उसको चला नहीं पाते थे, ऐसी क्षमता उसके अंदर क्या कहते हैं नहीं था। उसने क्या किया, तो अपने पिता से उत्तराधिकार में विशाल साम्राज्य प्राप्त कर लिया। यानी कि अपने पिता से इन्होंने क्या कहते हैं उत्तराधिकारी के तौर पर साम्राज्य को प्राप्त किया, किंतु उनकी असफल योजनाओं के कारण वह विशाल साम्राज्य शीघ्र ही क्या हो गया, तो विखंडित हो गया, छिन्न-भिन्न हो गया। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यारोहण के समय सरकारी खजाना धन से पूर्ण था, फिर भी उसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उसके मस्तिष्क में नित्य क्या कहते हैं नवीन योजनाएं जन्म लेती थी। यानी कि देखो क्या होता था, अब स्वाभाविक बात है, क्या करोगे, बार बार अगर किसी चीज को कभी मन होगा ये करे, कभी मन होगा वो करे, कभी मन होगा ये करे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाते हो। और वही था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके पास हर एक चीज, हर एक सुविधाएं उपलब्ध थी, इसके बाद भी यह एक समृद्ध शासक नहीं बन पाया। इसका एक ही रीजन था कि इसके दिमाग में जो है हर समय क्या होता था, तो कुछ ना कुछ नई योजनाएं चलती रहती थी, जिसके कारण क्या हो गया, तो यह एक असफल शासक के रूप में साबित हुए। आगे देखेंगे अगला
क्वेश्चंस क्या है, तो या सॉरी क्या कहते हैं, अगला पॉइंट्स यहां पर क्या बन जाते हैं, तो अगला पॉइंट्स में आपको लिखना है मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन नीतियां, सुधार और उसकी असफलता का क्या क्या कारण रहा। तो देखिए इसके द्वारा जो नीतियां बनाई गई, सबसे पहले दाऊद में कर वृद्धि की योजना बनाई गई या राजस्व वृद्धि की योजना बनाई गई। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या लिखने हैं, तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रसिद्ध योजनाओं में से एक था यह दाऊद में कर वृद्धि या राजस्व वृद्धि की योजना। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो ये योजनाएं बनाई गई, पितृ हत्या के अपने, ठीक है, निर्दयी कार्य पर पर्दा डालने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्याभिषेक के समय जनताओं में खूब धन बंटवाया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य कोष क्या हो गया, तो खाली हो गया। यानी कि पिता की जो इन्होंने हत्या कर दी थी उसको दबाने के लिए, उसको जनताओं के बीच में उजागर ना होने देने के लिए इन्होंने क्या किया, तो इसके राज्य के अंतर्गत जितनी भी संपत्तियां थी उसको क्या किया, तो जनताओं के बीच में बंटवाना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या हो गया, तो राज्य कोष जो है, यानी कि राज्य का जो संपत्ति का खजाना होता है, वो खजाना क्या हो गया, तो खाली होता चला गया। उसने कर वृद्धि करने की सोची। अब क्या किया, तो उन्होंने टैक्स लगाने के बारे में सोच दिया। विजय योजनाओं के लिए भी धन की आवश्यकता थी, यानी कि कोई भी योजनाएं अगर सफल रूप से चलाना हो, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस ही आप करते हो, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक क्या कहते हैं, पर्याप्त मात्रा में संपत्ति होने की आवश्यकता होती है, तभी आप उसको बेहतर तरीके से चला सकते हो। उसकी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार तो आपको धन की आवश्यकता होगी ही। तो वही विजय यानी कि एक सफल योजना चलाने के लिए उसको क्या थी, तो धन की आवश्यकता थी। सिंहासन पर बैठने के बाद दाऊद में धन क्या कहते हैं, धनी प्रांत में राजस्व वृद्धि की योजना लागू भी, भूमि का क्या कर दिया, तो भूमि कर बढ़ा दिया गया। अब आगे देखेंगे, आगे लिखना है, लेकिन इससे होता क्या है, तो लेकिन दुर्भाग्य से जिस समय दाऊद में इस अतिरिक्त कर वृद्धि की योजना को क्रियान्वित किया गया, उस समय ओलावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया। अब सिंपल सी बात है, बहुत सारी स्थिति ऐसी होती है